हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स लॉजिक प्रो में। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है बिजनेस स्टडीज़ की, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन। हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने हमने और क्या कंप्लीट किया हुआ है। एक तो प्लानिंग कंप्लीट किया हुआ है और मैनेजमेंट कंप्लीट किया हुआ है ना। तो अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे। देखिए ज़रा, और अगर अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल, मतलब मेरी सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं 12th के लिए और बीकॉम के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आज क्या डिस्कस करने वाले हैं हम। संगठन प्रोसेस, यानी कि संगठन प्रक्रिया, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, है ना। हमने देखो क्या किया हुआ है। प्रोसेस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्रियाओं का विभाजन, है ना, क्रियाओं का यानी कि डिविजन्स ऑफ एक्टिविटीज। प्रोसेस, है ना, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं ना हम। तो सबसे पहले जो भी हमें एक्टिविटीज करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हमें पहले उनको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। डिवाइड करते हैं ना हम। डिवाइड करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा, क्रियाओं का सामूहिकरण और विभागीकरण, यानी कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ग्रुप्स में बांटना पड़ेगा, है ना। जैसे कि विभागीकरण का मतलब कैसे हो गया, जैसे कि उत्पादन विभाग, प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स हम क्या कर लेते हैं, उन एक्टिविटीज में डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा कार्य को सौंपना, है ना। कार्य को सौंप दिया जाता है, असेसमेंट ऑफ ड्यूटीज। हम क्या करते हैं, फिर कार्य को हम क्या कर देते हैं, सौंप दिया जाता है ना। कार्य को जो हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, जो भी हमने चयन किए हैं लोगों को, उनमें क्या कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है उनको, भाई तुम्हें ये ड्यूटीज तुम्हें करनी पड़ेंगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, अधिकार और उत्तरदायित्व। जब हमने उस कार्य को सौंप दिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, ये हमें दोनों उस जो हमने वर्क दिया है अपने वर्कर्स को, उनको ये हमें देनी पड़ेंगी। ठीक है, उनको ये हमें देनी पड़ेंगी। ठीक, जब भी वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग एक एफिशिएंट वर्क कर सकते हैं, जो उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग कार्य होगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों ही उनके ऊपर स्टेब्लिश करनी होंगी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट में आता है हमारा विभिन्न क्रियाओं का समन्वय, है ना। विभिन्न क्रियाओं का समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को क्या करना, अलग अलग जो एक्टिविटीज है उनको एक साथ करना, है ना। समन्वय का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जो हमने एक्टिविटीज अलग अलग की थी उनको एक साथ एक चक्र में डिवाइड करना, एक चक्र में बनाना, मतलब उनको, ताकि जिससे हमारा, जैसे मशीन में हमें बोतल बनानी है, एक ये वाला काम करेगा, एक ये काम करेगा, एक स्टेप बाय स्टेप काम होता है ना। तो जो हमने स्टेप बाय स्टेप काम करा था उनको एक साथ करना। फिर सबसे लास्ट में यही वाला हमारा क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप यही है हमारा, समन्वय करना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इसके आगे डिटेल्स देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहला है हमारा क्रियाओं का विभाजन, डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज। देखो क्या बोल रहा है, संगठन के कुल काम को विशिष्ट क्रियाओं में विभाजित किया जाता है। संगठन का जो कुल काम होता है उसको विशिष्ट क्रियाओं में विभाजित किया जाता है और आगे भिन्न भिन्न कार्यों में समूहित किया जाता है। आगे आगे जो हमारे कार्य जो भिन्न भिन्न होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, समूहित किया जाता है, मतलब एक समूह में डिवाइड किया जाता है ना, ताकि संगठन प्रक्रिया के पहले चरण को व्यवस्थित रूप में और विशिष्टीकरण प्राप्त करने के रूप में किया जा सके, है ना। विशिष्टीकरण मतलब स्पेशलाइज्ड,
जो हम स्पेशली जो भी हम वर्क करते हैं उसमें अगर हम अच्छा टाइम दें तो हम क्या बन सकते हैं, उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं ना एक्सपर्ट। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर उसको व्यवस्थित रूप से करेंगे तो जरूर हम उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ऐसे ही इससे फर्म, देखो आगे क्या बोल रहा है, इससे फर्म की कुशलता में वृद्धि होती है, यानी कि हम एफिशिएंट वर्क कर पाएंगे, टाइम कम, पैसा कम और काम ज्यादा। यही तो होता है एफिशिएंट वर्क, है ना। तो इसी से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा क्रियाओं का विभाजन करना कितना जरूरी है। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट बोल रहा है कार्यों का सामूहिकरण तथा विभागीकरण, है ना। कार्यों का सामूहिकरण तथा विभागीकरण, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटेशन, है ना। जॉब मतलब कार्यों को एक ग्रुप में और डिपार्टमेंटेशन में डिवाइड करना। देखो क्या बोल रहा है, प्रथम अवस्था में निर्धारित विभिन्न कार्यों को विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। विशिष्ट श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण पर आधारित एक प्रकार के संबंधित कार्यों का सामूहिकरण करके विभागों का निर्माण किया जाता है ना। यानी कि हम क्या करते हैं, उसमें हम डिपार्टमेंट बनाते हैं, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, है ना। इसको प्रोडक्शन करना है, इसको मार्केटिंग करनी है और इसको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है ना। जो भी है मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है, इसको मशीन्स चेक करनी है ना। तो कई सारे विभाग होते हैं, लगभग 16-17 विभाग होते हैं जो हमारे यूज में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस एक्टिविटीज को क्या कर देंगे, हम ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। मतलब प्रोडक्शन के सारे काम ये देखेगा ए, बी जो है फाइनेंसिंग के सारे काम देखेगा और सी जो है क्या काम करेगा, है ना। देखो प्रोडक्शन के सारे काम ए, फाइनेंसिंग के सारे काम बी और मार्केटिंग के चलो सारे काम सी देख लेगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड वन देखो, कार्य सौंपना, यानी कि हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज को असाइन कर देते हैं, उनको दे देते हैं, उनको कार्य सौंप देते हैं कि भाई तुमको ये वाला काम करना है, ठीक है। तो इस चरण में विभिन्न विभागों में जो हमने विभाग उत्पन्न कर लिया, उसमें चयन भी कर लिया होगा लोगों को। फिर उसके बाद क्या होता है, विभिन्न विभागों में उपयोग एवं योग्य व्यक्तियों को भिन्न भिन्न कार्य सौंप दिया जाता है। यहाँ पर सौंपना होगा, ये सौंप दिया जाता है ना। कार्य की आवश्यकताओं और भिन्न भिन्न होगा, यहाँ पर भिन्न भिन्न कार्यों पर रखे गए व्यक्ति की योग्यता के बीच उचित मेल होना चाहिए। इससे कार्य में कुशलता सुनिश्चित होती है ना। जो भी हमने कार्य लोगों मतलब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में क्या बोल रहा है, हमने कार्य सौंपा उन व्यक्तियों को जिनको हमने सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद जिसकी क्षमता थी उनको कार्य करने की, उनको उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग, है ना, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग उनको कार्य दिया, ताकि कार्य कुशल और सुनिश्चित हो। यानी कि जिसको जो काम आता है उसी को वही काम दिया गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, कार्य का सौंपना। आई होप प्रोसेस में आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं अधिकार एवं उत्तरदायित्व सौंपना, यानी कि जब हमने उनको कार्य भी सौंप दिया, है ना, भाई तुमको ये वाला काम करना है, तो हमें उनको दायित्व यानी कि अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होगी। अथॉरिटी दे दी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के साथ आ जाती है। तो देखिए जैसे क्या बोल रहा है इसमें, जिन व्यक्तियों को कुछ कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है उन्हें अधिकार भी अवश्य दे देना चाहिए, जिससे कार्य के साथ जुड़े जिससे कार्य के साथ जुड़े अधिकार और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्याख्या की जा सके, है ना। जिससे हर व्यक्ति को यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसका कार्य किसके प्रति उत्तरदायित्व और जवाबदेही है ना। देखो यही तो कह रहा है, जिससे हर व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाए, होना चाहिए कि उसको जो काम मिला है वो किसके प्रति लायबिलिटीज है, किसकी लायबिलिटी मतलब किसको जवाब देना है उसको, है ना, ये पता लग जाता है। तो यही होता है हमारा अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपना। चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ हो, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है आगे। नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट
नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट, क्रियाओं का विभाजन, है ना। देखो, विभिन्न क्रियाओं का समन्वय, विभिन्न क्रियाओं का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। जो हमने एक्टिविटीज जो डिफरेंट डिफरेंट हमने बनाई थी, ग्रुप्स में डिवाइड किया था, उनको कोऑर्डिनेट करना, एक साथ लाना, है ना, यही हमारा लास्ट स्टेप होता है प्रोसेस का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। समन्वय का संबंध यह सुनिश्चित करने से है कि एक कर्मचारी, जो हमारा एम्प्लॉय है, दूसरे कर्मचारी के कार्य में सहयोग दे, है ना, दूसरे कर्मचारी के कार्य में क्या दे, सहयोग दे, जिससे संस्था के उद्देश्यों को निश्चित किया जा सके। इस प्रकार संस्था के विभिन्न विभागों की क्रियाओं में समन्वय लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, है ना। देखो क्या बोल रहा है, समन्वय का संबंध सुनिश्चित करने से है कि एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी के कार्य में सहयोग दे। अगर हमारे कोऑर्डिनेशन का मतलब यही तो है, सहयोग देना, एक दूसरे का सहयोग करना, यही तो कोऑर्डिनेशन होता है ना। जिससे संस्था के उद्देश्यों को निश्चित किया जा सके, जो भी संस्था ने उद्देश्य बना रखे हैं उनको पूरा किया जा सके, है ना। इस प्रकार संस्था के विभिन्न विभागों की क्रियाओं में समन्वय लाने का एक कदम उठाए जाने चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि कोऑर्डिनेशन बन सके। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो यहां तक की हमारी क्या थी, प्रोसेस थी, किसकी, कोऑर्डिनेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की हमारी क्या थी, है प्रोसेस। चलिए अब बात करते हैं संगठन ढांचे के प्रकार, है ना। संगठन ढांचे के प्रकार क्या होते हैं, है ना। ये दो टाइप से हमारे प्रकार होते हैं, एक कार्यात्मक संगठन संरचना यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है ना, और एक होता है प्रबंधकीय, है ना, मैनेजमेंट वाला, यानी कि हमारा जो चलो आगे उसमें आगे डिस्कस करेंगे, पहले ये देखते हैं कार्यात्मक संगठन क्या होता है। कार्यात्मक संगठन क्या होता है, देखो, कार्यात्मक संगठन संरचना अथवा ये दांते नहीं है, ये ढांचे होगा, ढांचे, है ना। कार्यात्मक संरचना ढांचों में निष्पादन किए जाने वाले विशिष्ट कार्य के अधिकार पर गतिविधियों को वर्गीकृत किया जाता है ना। यानी कि कार्यात्मक संरचना में जो भी हमें कार्य का निष्पादन, यानी कि जो भी हमें कार्य किया जाना है, उसके विशिष्ट कार्य के आधार पर गतिविधियों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब उन लोगों को रखना है हमें कार्य करने के लिए जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, है ना। इसका कहने का मतलब ये, उन्हीं को वर्गीकृत किया जाएगा। कार्य से संबंधित गतिविधियों को एकल इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ना। एकल इकाई, सिंगल यूनिट में हमें बनाना पड़ता है ना, सिंगल यूनिट, जिससे संपूर्ण समूह को सुनिश्चित किया जा सके, संपूर्ण समूह को सुनिश्चित किया जा सके, है ना। तो ये संपूर्ण समूह को सुनिश्चित किया जा सके, ये होगा यहाँ पर, है ना। तो देखो, जिससे संपूर्ण समूह को, जो संपूर्ण मतलब एक कर्मचारियों का ग्रुप है, उनका एक मैनेजर होगा, है ना, उनको सुनिश्चित किया जा सके। जिससे देखो क्या कह रहा है आगे, कार्यात्मक संगठन संरचना विभागीयकरण की गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। यानी कि कार्यात्मक संगठन जो होता है वो विभागीकरण, ग्रुप करने में, है ना, ग्रुप डिवाइड करने में क्या होता है, ये सबसे गतिविधियों में सबसे व्यवस्थित, अधिक, मतलब एक स्टेप होता है सबसे व्यवस्थित, यानी कि जो अरेंजमेंट करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कार्यात्मक संगठन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उन्हीं व्यक्तियों को रखना होता है जो कि उस काम के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, देखिए जैसे इसमें प्रबंध निर्देशक यानी कि डायरेक्टर, हमने मैनेजिंग डायरेक्टर रख रखा है, फिर उसी के अंडर हमारे क्या चार विभाग हैं, कौन कौन से, उत्पादन प्रबंधक वो काम कर रहे हैं, वित्तीय प्रबंधक वो काम कर रहे हैं, है ना, और विपणन प्रबंधक वो काम कर रहे हैं, और कर्मचारी प्रबंधक वो काम कर रहे हैं। ठीक,
तो ये सब हमारे किस में आते हैं, कार्यात्मक संगठन संरचना में आते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुई हो ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं प्रभागीय संगठन संरचना, यानी कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है ना, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिविजनल यानी कि प्रभाग बनाने, हमने विभाग बना रखे हैं। तो देखो जैसे पहले वाले में कार्यात्मक में हमने व्यक्तियों को रखा था, यहाँ पर विभाग बना रखे हैं। विभाग कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, देखो जरा क्या बोल रहा है। जब किसी संस्था में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं के आधार पर संस्था को विभिन्न विभागों में बांट दिया जाता है ना। क्या कह रहा है, जब किसी संस्था में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं के आधार पर संस्था में विभिन्न विभागों में बांटा जाता है, उसे ही प्रभागीय संगठन ढांचा कहते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा इतने सही। इस संगठन में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन से संबंधित कार्य उसके प्रबंधक की देखरेख में होते हैं, है ना। देखो जितने भी मैनेजर होंगे वो उसी की देखरेख में होंगे कार्य, है ना। इसके अंतर्गत संस्था का विभाजन करने से सभी वस्तुओं के उत्पादन पर समान ध्यान दिया जाता है ना। अगर हम डिवाइडेशन कर देंगे, डिवीजन कर देंगे वर्क का, तो अलग अलग उन व्यक्तियों को रख दिया हमने, जब रख दिया तो वो अलग अलग समान ध्यान देंगे बराबर, क्योंकि सब स्पेशलिस्ट रखे हैं हमने, है ना। तो यही हमारा क्या है, प्रभागीय संगठन संरचना है, जिससे किसी वस्तु का उत्पादन कम या अधिक नहीं होता। सिंपल सी बात है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए देखते हैं, देखो कंपनी का जैसे मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, देखो कंपनी का मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, फिर उसके अंदर हमने 6 डिपार्टमेंट बना रखे हैं, प्लानिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल डिवीजन, सीमेंट डिवीजन और केमिकल डिवीजन। ठीक है, ये हमारे 6 हैं, और 6 में हमारे अलग अलग हमारे क्या हैं और डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया और पर्सनल हो गया, है ना। तो ये तीनों में होंगे, ये तीनों में ही हमने डिपार्टमेंट बना रखे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी पार्ट 3 में होगी, ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, आने वाली वीडियोस भी मैं अकाउंट्स पे बेस भी बनाऊंगा और इकोनॉमिक्स पे बेस भी बनाऊंगा। ठीक है, चलिए अब विदा लेते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।